चलिए भाई, फूड और डाइट का जो हमारा टॉपिक है उसमें अंतिम भाग हमारा शेष है। कल की क्लास तक हमने कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल इन सब का अध्ययन हमने कल की क्लास तक कर लिया है। आज की क्लास में हम खेलों से संबंधित या फिर खेलों में जो आहार है उसका अध्ययन हम आज की क्लास में करने वाले हैं। खेल, गतिविधि और आहार। अब देखिए, खेलने के अंदर क्या जरूरी चीज है कि जैसा एक नॉर्मल व्यक्ति खाना खाता है, क्या वैसा ही खाना हम किसी एक एथलीट को खिलाएंगे? नहीं खिलाएंगे। एथलीट की शरीर से जरूरतें अलग है, जो गतिविधियां वो शरीर के साथ कर रहा है वो अलग है, तो उसका आहार, उसका भोजन भी क्या रहेगा? अलग रहेगा। कि वो ठीक वैसा भोजन नहीं करेगा जैसा भोजन एक सामान्य व्यक्ति कर रहा है। प्रतियोगिता से एक सप्ताह पूर्व एक एथलीट को अपने ग्लाइकोजन भंडार को भरना शुरू कर देना चाहिए। अब ग्लाइकोजन क्या है? ग्लाइकोजन क्या है? कई बार शब्द आया यहां पर, ग्लाइकोजन क्या है? ग्लाइकोजन क्या है? यूनिट नंबर 1 के अंदर भी शब्द आया ग्लाइकोजन, यहां भी शब्द आया है। ग्लाइकोजन क्या है? क्या चीज है? देखिए, जो हम कार्बोहाइड्रेट लेंगे वो टूटेगा किसके अंदर? ग्लूकोज है वो क्या है? ग्लूकोज। अगर हमने उसको यूज कर लिया हाथों हाथ, वो तो ग्लूकोज को यूज कर रहे हैं, लेकिन अगर उस ग्लूकोज को हमने स्टोर किया तो स्टोर हम किस में करेंगे? ग्लाइकोजन में करेंगे। या हम कह सकते हैं कि ग्लूकोज की जो स्टोर किया हुआ कार्बोहाइड्रेट जो है उसको हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोजन कहते हैं। तो प्रतियोगिता से एक सप्ताह पूर्व एक एथलीट को अपने ग्लाइकोजन भंडार को भरना शुरू कर देना चाहिए। जब आप सप्ताह के अंत में कोई प्रतियोगिता खेल रहे हैं, सप्ताह के अंत में कोई आप बड़े इवेंट में जा रहे हैं, तो उससे लगभग 7 दिन पहले आपको क्या करना है? अपना ग्लाइकोजन भंडार शुरू करना है। अब एक अन्य बात यहां पर जो बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है कि ग्लाइकोजन भंडार जो है वो कहां पर उपयोगी होगा? कौन से इवेंट्स में उपयोगी होगा? कौन सी गतिविधियों में उपयोगी होगा? वो इसके अंदर सहनशीलता या फिर एंड्योरेंस की जो गतिविधियां हैं उनके अंदर ग्लाइकोजन भंडार आपके लिए काम करेगा। एक बात तो ये ध्यान रखनी है। और ग्लाइकोजन भंडार हम क्यों चाहते हैं? हम इसलिए चाहते हैं कि जब हम लंबी अवधि गतिविधियां करें, कोई मैराथन दौड़ रहे हो, कोई फुटबॉल का मैच खेल रहे हो, तो उसमें एक समय ऐसा आ सकता है कि जहां पर आप जो रेगुलर कंजप्शन कर रहे हो कार्बोहाइड्रेट का, वो वहां पर खत्म हो जाए, तो जो स्टोर किया हुआ है उससे ऊर्जा लेना शुरू करेगा शरीर। प्रतियोगिता से 3-4 दिन पूर्व कुल ऊर्जा का 60 से 70% भाग जो है वो कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होना चाहिए। इसे कार्ब लोडिंग कहा जाता है। और इस टर्म को क्या कहा जाता है? कार्ब लोडिंग कहा जाता है। कार्ब लोडिंग क्या है कि आप प्रतियोगिता से कुछ दिन पूर्व, लगभग 6-7 दिन पूर्व अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट का सेवन करना शुरू करते हो और उसके अंदर आप ट्रेनिंग की इंटेंसिटी भी थोड़ी कम करते हो। हम टेपरिंग कहते हैं, टेपरिंग और ये दोनों साथ में मिलेंगे कि ट्रेनिंग की इंटेंसिटी थोड़ी कम होगी। अगर मान लो कि हमने भोजन ज्यादा कर रहे हैं और उतना ही हम लगा दे रहे हैं तो वो सारा का सारा खर्च होता रहेगा। बल्कि हम यहां पर क्या करेंगे कि हम कार्बोहाइड्रेट थोड़ा अधिक करेंगे और ट्रेनिंग की इंटेंसिटी थोड़ी कम करेंगे ताकि हम कुछ बचा पाए उसमें से, और बचाएंगे उसको हम क्या कर लेंगे? स्टोर कर लेंगे। फिर उसको जब प्रमुख गतिविधि जिस दिन कर रहे हैं, प्रतियोगिता के अंदर भाग ले रहे हैं, उस दिन फिर उसका उपयोग किया जाएगा। इस पूरी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? कार्ब लोडिंग कहा जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन जो पहले एग्जाम में पूछा गया है कि कार्ब लोडिंग जो है वो किन इवेंट्स के अंदर महत्वपूर्ण है, किन इवेंट्स के अंदर फायदेमंद है? सहनशीलता गतिविधियों के अंदर ये फायदेमंद रहेगा। तो एंड्योरेंस एथलीट, सहनशीलता के खिलाड़ियों के लिए अत्यंत जरूरी है। कार्ब लोडिंग उन गतिविधियों के लिए अत्यंत उपयोगी है जहां गतिविधि 90 मिनट के बाद भी जारी रहती है। हम अधिकतम 15 ग्राम प्रति किलोग्राम शरीर वजन तक कार्बोहाइड्रेट संचित या फिर स्टोर कर सकते हैं। कि हम कितना कार्बोहाइड्रेट स्टोर कर सकते हैं? कि हम हमारे शरीर भार के अनुसार 15 ग्राम प्रति किलोग्राम, अगर 100 किलोग्राम का है तो 1500 ग्राम जो है वो कार्बोहाइड्रेट के अंदर स्टोर किया जा सकता है, सिंपल एग्जाम्पल के रूप में। और 90 मिनट के बाद भी जो गतिविधियां जारी रहती है उनमें ये फायदेमंद या फिर कार्ब लोडिंग जो फायदे की चीज है। ये जानकारी तो किताब के अंदर लिखी होगी। इसके अंदर कुछ नई चीजें हम ऐड करेंगे, वो हम 1-2 स्लाइड के बाद हम देखने वाले हैं। प्रतियोगिता के दिन या फिर कुछ घंटे पूर्व तनाव की वजह से एथलीट को भूख न लगे, परंतु फिर भी प्रतियोगिता से पूर्व लिया गया भोजन एथलीट को ऊर्जा देता है, इसलिए एथलीट इस समय भोजन को छोड़ना नहीं चाहिए। इस समय एथलीट को भोजन जो उसको छोड़ना है, फिर स्किप नहीं करना चाहिए। प्रतियोगिता से पूर्व भोजन कैसा होना चाहिए? जिसके अंदर भरपूर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट हो, वसा कम हो और प्रोटीन कम हो।
अब कार्बोहाइड्रेट ज्यादा चाहिए, वसा कम चाहिए और प्रोटीन कम चाहिए, ये प्रतियोगिता से जस्ट पूर्व की बात है। ये आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे पहले की बात है। क्यों हम ऐसा करेंगे? क्योंकि हमें पता है कि अब हमने अगर वसा लिया, अब हमने प्रोटीन लिया, तो इसको पचाने के अंदर शरीर क्या लेगा? समय लेगा, ऊर्जा खपत ज्यादा करेगा। तो हम चाहेंगे कि शरीर ऊर्जा खपत खाने को पचाने में नहीं करे, खाने को पचाने में ऊर्जा की खपत जो है वो नहीं होनी चाहिए। इसलिए हम कार्बोहाइड्रेट की मात्रा तो क्या रखेंगे? ज्यादा रखेंगे। और इसके अंदर भी हम सिंपल कार्बोहाइड्रेट थोड़ी ज्यादा रखेंगे जो बहुत जल्दी पच जाएगा। और प्रोटीन और फैट जो है उनको हम शुरुआती दौर के अंदर या फिर खेलने से पहले कंज्यूम नहीं करेंगे। और फाइबर पेट भर कर न खाएं। फाइबर कब होना चाहिए? पेट भर कर न खाएं। भोजन जो है वो जाना पहचाना ही हो। प्रतियोगिता के मध्य में, और मध्य में कैसा भोजन रहेगा कि अगर मध्य के अंदर कुछ आप खाते हैं तो उसके अंदर क्या एलिमेंट्स होने चाहिए? मध्य में अगर मध्य में कुछ चीज खा रहे हैं तो मध्य के अंदर क्या विशेषता होनी चाहिए? मध्य में क्या विशेषता होनी चाहिए? कि जो मध्य भाग है उसमें फिर आप क्या करेंगे? कार्बोहाइड्रेट ज्यादा रखेंगे, प्रोटीन और फैट बिल्कुल नहीं रखेंगे। मध्य के अंदर बिल्कुल नहीं रखेंगे, सिर्फ क्या रखेंगे? कार्बोहाइड्रेट रखेंगे। प्रतियोगिता के दौरान कार्बोहाइड्रेट पे नींबू पानी, नमक आदि खोई हुई ऊर्जा और पसीने के साथ खोए सोडियम की मात्रा को पूरा करते हैं। और बाद की अगर बात करें, खेलने के बाद हम कैसा प्रोटीन कम लेंगे, ज्यादा लेंगे? ज्यादा लेंगे। खेलने के बाद हम सिंपल कार्बोहाइड्रेट लेंगे या फिर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लेंगे? कॉम्प्लेक्स लेंगे। खेलने के बाद हम सिंपल कार्बोहाइड्रेट नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? सिंपल कार्बोहाइड्रेट जल्दी से आपके ब्लड शुगर को बढ़ाएगा और उसको इंसुलिन वापस नीचे कर देगा। हमें क्या चाहिए खेलने के बाद? कि अब हमें शरीर को रिपेयर करना है, दोबारा शरीर को दोबारा क्या करना है? ठीक करना है। कि अगर कोई भी कमी पेशी आई है तो हम आराम करेंगे। और आराम करने के साथ साथ हम क्या करेंगे कि हम लगातार, जैसे मान लो कि 6 घंटे 7 घंटे सो रहे हैं, उस सोने के दौरान शरीर को ऊर्जा मिलती रहे, तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लेंगे और हम सोएंगे। सोने से क्या होगा कि हम लगातार जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लिया उसको तोड़ा जाएगा, और तोड़कर वो पूरे 6 घंटे 7 घंटे हमारे शरीर को धीरे धीरे ऊर्जा जो है वो मिलती रहेगी। और साथ में हम अच्छी मात्रा के अंदर प्रोटीन और गुड फैट्स लेंगे। उससे क्या होगा? शरीर जो कंप्लीट रिकवर हो जाएगा, और जो भी खेलने के दौरान क्षतिपूर्ति, जो भी क्षति हुई है शरीर के फाइबर्स को या फिर कोशिकाओं को, उनकी भरपाई, उनका रिप्लेसमेंट या फिर उनको रिपेयर जो है वो कर लिया जाएगा। अब यहाँ पर नई चीजें, ये सारी की सारी नई चीजें यहाँ पर ऐड हो रही हैं, ये आपकी किताब के अंदर नहीं है। तो जब आप फैक्ट्स के संबंध में कोई बात आए तो उसको आप यहाँ पर नोट डाउन कर लेना। और वैसे अगर आपको नोट डाउन करना है तो ये आप जाने के बाद जो पीडीएफ मिलेगी उसके अंदर से आप नोट डाउन इसको कर सकते हैं। ये तमाम जो यहाँ पर आप ये नया कंटेंट देख रहे हैं, ये हरदयाल सिंह जी की किताब के अंदर लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा महत्वपूर्ण है ये, इसको इग्नोर आपने नहीं करना है। अगर मान लीजिए कि कहीं पर जो किताब में बात लिखी हुई है और ये बात यहाँ पर आप जो नई जानकारी देख रहे हैं, इन दोनों के अंदर अगर आपको मतभेद लगता है कि कहीं पर लगता है कि ये चीज ऐसी ना होनी चाहिए या फिर दोनों के अंदर अलग बात लिखी हुई है, ये जो जानकारी है, इस जानकारी को आप क्या मानेंगे? सटीक मानेंगे। इस जानकारी को इसलिए सटीक माने कि ये प्रूफ के तौर पर हमें काम आएगा। अगर इससे भिन्न कोई सवाल जो पूछ लिया जाता है तो हम उसको प्रूफ दे सकते हैं एग्जाम के अंदर। मांसपेशियों में ग्लाइकोजन का प्रारंभिक स्तर सहन शक्ति प्रदर्शन से सीधे संबंधित होता है, विशेष रूप से उन प्रतियोगिताओं में जिनकी अवधि 30 मिनट से अधिक होती है। आस्ट्रेड और रोडाल ने कहा कि जब कार्य दर किसी व्यक्ति की अधिकतम ऑक्सीजन ग्रहण क्षमता VO2 मैक्स के 75% से अधिक होती है, तब कंकालीय मांसपेशियां स्केलेटल मसल में ग्लाइकोजन की प्रारंभिक मात्रा यह निर्धारित करती है कि वह व्यक्ति इस प्रकार के व्यायाम को 1 घंटे से अधिक समय तक जारी रख सकता है या नहीं। कैसे परिभाषित किया गया है? मांसपेशियों में ग्लाइकोजन का प्रारंभिक स्तर सहन शक्ति प्रदर्शन से संबंधित है, कि मांसपेशियों में ग्लाइकोजन का भंडार कितना है, यह प्रभावित करेगा कि आप सहन शक्ति की जो गतिविधियां हैं, एंड्योरेंस की जो गतिविधियां, उनके अंदर कैसा प्रदर्शन करने वाले हैं। विशेष रूप से उन प्रतियोगिताओं में जिनकी अवधि 30 मिनट से अधिक है। यहां पर ग्लाइकोजन भंडार के साथ जो समय अवधि रखी गई है वो कितनी रखी गई है? 30 मिनट रखी गई है, कि 30 मिनट से अधिक जो समय है उसके अंदर ग्लाइकोजन भंडार ये बताएगा कि ग्लाइकोजन भंडार अगर अच्छा है तो आप बेहतर प्रदर्शन करेंगे। आस्ट्रेड और रोडाल का कहना है कि जब कार्य दर किसी व्यक्ति की अधिकतम VO2 मैक्स ग्रहण, अधिकतम ऑक्सीजन ग्रहण क्षमता VO2 मैक्स के 75% से अधिक होती है, अगर मान लीजिए कि हम उस इंटेंसिटी के ऊपर काम कर रहे हैं कि जहां पर हम अपने VO2 मैक्स कि अधिकतम हम ऑक्सीजन कितनी ग्रहण कर सकते हैं और कितना उसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं, 75% दर से अधिक अगर हम VO2 मैक्स पर कार्य कर रहे हैं तो
कंकालीय मांसपेशियों में ग्लाइकोजन की प्रारंभिक मात्रा यह निर्धारित करती है कि वह व्यक्ति इस प्रकार के व्यायाम को 1 घंटे से अधिक समय तक जारी रख सकता है या फिर नहीं रख सकता। जरूरी स्टेटमेंट है। अब यहां पर ग्लाइकोजन या फिर हम कार्ब लोडिंग का तो जिक्र जो है वो एग्जाम में पहले हो चुका है, लेकिन कार्ब लोडिंग के साथ 2 अन्य शब्द यहां पर जुड़कर और देखने हैं आपको। एक ग्लाइकोजन शब्द और दूसरा शब्द VO2 max। इन दोनों को भी उस कॉन्सेप्ट के साथ में मर्ज करना है या फिर उसके अंदर मिला देना है कि कार्ब लोडिंग है क्या। कार्ब लोडिंग का मतलब, अब उसी बात को दोबारा कि जैसे साधारण बिल्कुल एकदम सरल भाषा के अंदर कार्ब लोडिंग कैसे कहा जा सकता है कि कार्ब लोडिंग क्या है कि सहनशीलता वाली जो गतिविधि हैं उनको करने के लिए हमें भरपूर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट चाहिए, तो हम प्रतियोगिता से कुछ दिन पूर्व कार्बोहाइड्रेट अधिक मात्रा में सेवन करने लगते हैं, जिससे प्रतियोगिता के दिन हमारे पास अतिरिक्त ऊर्जा बची भी रहे, कार्बोहाइड्रेट के रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में। इसको अतिरिक्त या फिर दूसरी भाषा के रूप में कैसे कह सकते हैं? अब एंड्योरेंस ना कहकर, सहनशीलता ना कहकर क्या कहा जा सकता है कि जब कोई व्यक्ति अपने VO2 max के 75% से अधिक पर गतिविधि करता है तो उसकी मांसपेशियों में ग्लाइकोजन भंडार ये निर्धारित करेगा कि वो गतिविधि कितनी देर तक कर सकता है। सेम बात को पलट दिया, सेम बात के अंदर कार्ब लोडिंग का जिक्र कहीं नहीं आया, कार्बोहाइड्रेट का जिक्र कहीं नहीं आया, कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन लिख दिया और एंड्योरेंस को VO2 max लिख दिया। तो ये भी आपने ध्यान रखना है कि हम इस बात को दूसरी भाषा के अंदर कैसे कह सकते हैं। वहां पर VO2 max का जिक्र आएगा जिसके अंदर 75% आपको ध्यान रखना है, और कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन ये टोटल कॉन्सेप्ट रहेगा वो एक ही रहेगा, कार्ब लोडिंग। कॉन्सेप्ट क्या रहेगा? कार्ब लोडिंग का कॉन्सेप्ट ही रहेगा। प्रतियोगिता से 1 सप्ताह पूर्व एक एथलीट को अपने ग्लाइकोजन भंडार को भरना शुरू कर देना चाहिए। प्रतियोगिता से 3-4 दिन पहले खिलाड़ी को उच्च कार्बोहाइड्रेट युक्त आहार दिया जाता है। इस विधि द्वारा मांसपेशियों में ग्लाइकोजन की मात्रा को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाया जा सकता है। कि हम कुछ दिन पूर्व, प्रतियोगिता से कुछ दिन पूर्व, और यहां पर कितने दिन रखे? 3 से 4 दिन पहले लिखे हुए हैं कि हम 3 से 4 दिन पहले उच्च कार्बोहाइड्रेट युक्त आहार दिया जाता है। इस विधि से मांसपेशियों में ग्लाइकोजन की मात्रा को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाया जा सकता है। बर्गस्ट्रोम आदि 1967 के अनुसार इस विधि से मांसपेशियों के प्रति किलोग्राम भार में ग्लाइकोजन की मात्रा को लगभग 25 ग्राम तक बढ़ाया जा सकता है। यहां पर क्या कह रहे हैं कि इस विधि से मांसपेशियों के प्रति किलो भार, अब पहले तो हमने शरीर भार की बात की, ये टोटल बॉडी वेट की बात की, यहां पर मांसपेशियों की बात हम कर रहे हैं, केवल मांसपेशियों की बात कर रहे हैं। जैसे देखिए इस विधि में मांसपेशियों के प्रति किलोग्राम भार, कि शरीर के अंदर कितनी मांसपेशियां हैं, हम दूसरे भाग की बात नहीं कर रहे हैं, केवल मांसपेशियों की बात कर रहे हैं। जितनी मांसपेशियां हैं उनके भार के अनुसार 25 ग्राम अधिकतम हम कार्बोहाइड्रेट को संचय कर सकते हैं या फिर ग्लाइकोजन को संचय कर सकते हैं। ग्लाइकोजन की मात्रा को संचित मात्रा को लगभग 25 ग्राम तक बढ़ाया जा सकता है। कार्बोहाइड्रेट लोडिंग की सबसे सरल और सबसे सुरक्षित विधि मानी जाती है। अब यहां कुछ नई चीज आई है, जो तथ्यात्मक चीजें आई है उनको नोट डाउन कर लीजिए कि जैसे 75% VO2 max 75%, और यहां पर एक अन्य तथ्य है जिसको भी आपने लिखना है कि हम 25 ग्राम, लेकिन ये 25 ग्राम किसका रहेगा? मांसपेशियों के प्रति किलोग्राम भार। शरीर के भार का तो 15 ग्राम है, लेकिन मांसपेशियों के भार का 25 ग्राम है। दोनों की दोनों बातें आपने नोट डाउन कर लेनी है। आगे बढ़े। चलिए, कार्ब लोडिंग यद्यपि यह सिद्ध हो चुका है कि सहन शक्ति एंड्योरेंस प्रदर्शन के लिए प्रभावी है, परंतु इसे सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए क्योंकि इससे कुछ प्रतिकूल दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं। इस संबंध में निम्नलिखित सुझाव दिए गए हैं। अब कार्ब लोडिंग जितना आपको आसान लग रहा है उतनी आसान प्रक्रिया भी नहीं है, या फिर अगर खिलाड़ी के संबंध में बात करें तो ये उतनी जटिल प्रक्रिया भी है। साथ साथ जितनी आपको फायदेमंद चीज है उतनी जटिल प्रक्रिया भी है।
इससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, फिर क्या क्या खामियाजे जो है वो एथलीट को भुगतने पड़ सकते हैं, वो यहाँ पर लिखे गए हैं। कार्बोहाइड्रेट लोडिंग उन सहन शक्ति प्रदर्शन के लिए प्रभावी होती है जिनकी अवधि 30 मिनट से अधिक होती है। आपने 90 लिखा हुआ है, किताब के अंदर 30 मिनट लिखा हुआ है। हरदयाल सिंह जी की किताब है, आपने 90 मिनट लिखा हुआ है। हरदयाल सिंह जी की किताब के अंदर 30 मिनट लिखा है कि कार्ब लोडिंग का फायदा उन गतिविधियों में होगा जो 30 मिनट से अधिक चल रही है। किताब के अंदर 90 मिनट लिखा हुआ है। प्रतियोगिता से 3-4 घंटे पहले अत्यधिक कार्बोहाइड्रेट लेना उचित नहीं है। अब यहाँ पर एक बात तो हम 3-4 दिन पहले की बात कर रहे हैं, और ये हम 3-4 घंटे के पहले की बात कर रहे हैं कि 3-4 घंटे पहले अत्यधिक कार्बोहाइड्रेट लेना उचित नहीं है, क्योंकि इससे इंसुलिन हार्मोन के अत्यधिक स्राव के कारण रक्त शर्करा ब्लड शुगर का स्तर कम हो सकता है। कि अगर मान लीजिए कि आपने टूर्नामेंट से जस्ट पहले, प्रतियोगिता से जस्ट पहले अच्छी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट ले लिया, तो कार्बोहाइड्रेट लेने से होगा क्या कि आप भोजन करेंगे, भोजन करने के बाद ब्लड शुगर बढ़ेगा, ब्लड शुगर बढ़ेगा तो उसको कम करने के लिए किसका स्राव किया जाएगा? इंसुलिन का स्राव किया जाएगा पैनक्रियाज के द्वारा। इंसुलिन क्या करेगा? ब्लड शुगर को कम कर लेगा। इंसुलिन ने ब्लड शुगर को कम किया, कम करने के बाद आप खेलने गए तो आप में ऊर्जा नहीं रहेगी, खेलने के लिए ऊर्जा आपके पास नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? आप भोजन करने के बाद जब खेलने जाते हैं तो आप उतनी एक्टिव या फिर उतने आप सक्रिय होकर नहीं खेल पाते। वजह क्या है इसकी? वजह यह है कि आपने भोजन किया, भोजन करने के बाद ब्लड शुगर बढ़ा, ब्लड शुगर बढ़ा तो इंसुलिन का स्राव किया गया, इंसुलिन का स्राव किया गया तो ब्लड शुगर को इंसुलिन ने क्या किया? नीचे किया। लेकिन आपको क्या चाहिए था? आपको बढ़ा हुआ ब्लड शुगर चाहिए था, क्योंकि गतिविधियां करोगे, रक्त आपकी मांसपेशियों के पास जाएगा, मांसपेशियों ग्लूकोज देकर आएगा। लेकिन क्योंकि आपने जस्ट पहले भोजन किया, भोजन करने से क्या हुआ? ब्लड शुगर नीचे आया। ब्लड शुगर नीचे आया, जब रक्त अब मांसपेशियों के पास जा रहा है तो मांसपेशियों को ग्लूकोज प्रोवाइड करने योग्य उसके पास ग्लूकोज नहीं है, तो आप उतने प्रभावी ढंग से गतिविधियां नहीं कर पाएंगे अगर 3-4 घंटे पहले आप बड़ी मात्रा के अंदर कार्बोहाइड्रेट ग्रहण कर लेते हैं। तो मांसपेशियों में ग्लाइकोजन की मात्रा बढ़ने पर उसके साथ जल या फिर पानी का भंडार होता है। एक यहां पर दुष्प्रभाव और क्या होगा कि जब ग्लाइकोजन बढ़ेगी तो ग्लाइकोजन अकेली नहीं बढ़ेगी, ग्लाइकोजन के साथ पानी भी स्टोर किया जाएगा, ग्लाइकोजन के साथ पानी भी स्टोर किया जाएगा। मात्रा बढ़ने पर उसके साथ जल का भंडारण भी बढ़ जाता है। प्रत्येक 1 ग्राम मांसपेशी ग्लाइकोजन के साथ लगभग 3 से 4 ग्राम जल संग्रहित होता है। परिणाम स्वरूप शरीर में कुल 1 से 2 किलोग्राम अतिरिक्त जल संचित हो जाता है, जिससे खिलाड़ी को असुविधा महसूस हो सकती है। कार्बोहाइड्रेट लोडिंग का एक और दुष्प्रभाव क्या है कि अगर मान लो कि आप ऐसे कोई गेम में खेल रहे हैं कि जहां पर बॉडी वेट की आवश्यकता है, बॉडी वेट को कम रखने की आवश्यकता है, या फिर आप चाहे आप लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग भी कर रहे हैं, तो अगर मान लीजिए कि आपका 1 किलो भार बढ़ गया है तो उस 1 किलो भार के साथ आपको लगातार दौड़ना होगा, जो आपकी पेस को क्या करेगा? धीमा करेगा, आपके शरीर को थोड़ा भारापन लेकर आएगा। वो 1 किलो या 2 किलो भार जो है, तो न केवल कार्बोहाइड्रेट संचित होते हैं बल्कि उनके साथ पानी भी संचित होता है। और ये जो आप फैक्ट देख रहे हैं 3 से 4 ग्राम, ये क्वेश्चन पूछा गया है, यहां पर नहीं आया, नेट लेवल पे आया ये क्वेश्चन, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया है कि 1 ग्राम मांसपेशी ग्लाइकोजन के साथ कितने ग्राम पानी स्टोर होता है? 4 ग्राम पानी स्टोर होगा। और उसके परिणाम स्वरूप अधिकतम अगर कोई एक व्यक्ति ग्लाइकोजन भंडार करेगा तो अधिकतम ग्लाइकोजन भंडार करने की वजह से 1 से 2 किलोग्राम अतिरिक्त तरल जो है उसके शरीर के अंदर जमा हो जाएगा। ये तथ्य भी आपने ध्यान रखना है, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 3 नंबर यहां पर जो फैक्ट लिखे हुए हैं उनको आप नोट डाउन कर लो छोटे छोटे के अंदर। सिर्फ इतना लिख लो, ग्लाइकोजन के साथ जल, और फिर आगे ब्रैकेट के अंदर लिख लो कि 1 ग्राम मांसपेशी ग्लाइकोजन इज इक्वल टू 4 ग्राम जल, और फिर दोबारा इज इक्वल टू लिख लो कि कुल 1 से 2 किलोग्राम अतिरिक्त जल जो है वो संचय होगा। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, लेकिन ये वो फैक्ट्स हैं कि आपने एग्जाम में बहुत बार देखा होगा कि आपको कोई ऐसा फैक्ट आ जाता है कि जहां पर आप ये बिल्कुल एकदम चारों खाने चित हो जाते हैं कि ये चीज तो बिल्कुल एकदम पड़ी हुई नहीं है, ये कहां से आ गई चीज। वो इन्हीं ऑथेंटिक किताबों के अंदर पड़ी हुई चीजें हैं, लेकिन उनके ऊपर नजर नहीं जाती। तो ये सिंपल फैक्ट हैं कि, और ये पूछे गए हैं यहां वहां कहीं पूछे जा चुके हैं, तो उनसे प्रेरणा लेकर दोबारा क्वेश्चन यहां से बनाए जा सकते हैं। तो 1 ग्राम ग्लाइकोजन स्टोर करने के लिए हमें 4 ग्राम पानी चाहिए होगा, और कुल मात्रा जल की जो हमारे पास स्टोर हो जाएगी अधिकतम ग्लाइकोजन भंडारण के साथ, वो कितनी हो जाएगी? 1 से 2 किलोग्राम जल हो जाएगा। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट लोडिंग की प्रक्रिया सही समय पर की जानी चाहिए, क्योंकि मांसपेशियों में बढ़ा हुआ ग्लाइकोजन शरीर में अधिकतम 2 से 4 दिन तक ही बना रह सकता है। अगर मान लीजिए कि आपने ग्लाइकोजन ले रहे हैं
और अगर बहुत समय अगर बीत जाता है उसके अंदर, तो शरीर क्या करेगा, उसको फैट के अंदर कन्वर्ट करना शुरू कर देगा। उसको फैट के अंदर जब कन्वर्ट करना शुरू किया जाएगा तो वो आपको फिर नुकसान देना शुरू करेगा, उससे भार बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो आपने ठीक समय के ऊपर ग्लाइकोजन लोडिंग शुरू करनी है या कार्बोहाइड्रेट लोडिंग शुरू करनी है, और 2-4 दिन के भीतर आप प्रतियोगिता को खेल लेंगे तो वो फायदा हो जाएगा। वरना इस ग्लाइकोजन को किसके अंदर कन्वर्ट कर दिया जाएगा, फैट के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाएगा। कार्बोहाइड्रेट लोडिंग को चरणबद्ध रूप से किया जाना चाहिए। यदि कोई जटिलता न हो तो पूरी प्रक्रिया अपनाई जा सकती है, और प्रोसेस के माध्यम से जाएंगे कि पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, तो और अगर मान लो कोई जटिलता नहीं हो फिर पूरी प्रोसेस को आप अपनाएंगे। अगर जटिलता हो रही है तो आप, क्योंकि प्रतियोगिता बिल्कुल एकदम किनारे के ऊपर है जहां पर आपको परफॉर्म करना है, और अगर आपको कहीं भी असुविधा महसूस होती है तो आप तुरंत उस प्रक्रिया को क्या करेंगे, नकार देंगे, क्योंकि आपको पता है कि अगर इसकी वजह से कोई गड़बड़ हो जाती है तो हम एक बहुत छोटी बात के लिए हम अपने प्रदर्शन को क्या कर देंगे, खराब कर देंगे। कार्बोहाइड्रेट लोडिंग बार बार नहीं की जानी चाहिए, एक वर्ष में इसे अधिकतम 2 से 4 बार ही करना उचित है। ये बात भी साथ में ध्यान रखना है। ये कूट वाला जो क्वेश्चन आता है ना, उसके अंदर बनाया जा सकता है कार्बोहाइड्रेट लोडिंग हर सप्ताह की जा सकती है, कार्बोहाइड्रेट लोडिंग जो है वो हर महीने 2 बार की जा सकती है, या कार्बोहाइड्रेट लोडिंग जो है वो साल में 2 से 4 बार ही की जा सकती है। ऐसा क्वेश्चन बनाया जा सकता है कूट वाले में कि कार्बोहाइड्रेट लोडिंग के संबंध में कौन से कथन सत्य या फिर असत्य हैं, दिए गए कूट में कौन कौन से सत्य हैं। ऐसा क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि जहां पर यह बताने के लिए कि केवल साल में 2 से 4 बार ही आप कार्ब लोडिंग करेंगे, उससे ज्यादा बार आप कार्ब लोडिंग नहीं करेंगे। कार्बोहाइड्रेट लोडिंग के संभावित हानिकारक प्रभावों से बचने के लिए पोषण विशेषज्ञ, न्यूट्रिशनिस्ट, आहार विशेषज्ञ, डाइटिशियन, शरीर क्रिया विज्ञानी, फिजियोलॉजिस्ट तथा चिकित्सक, फिजिशियन की विशेष विशेषज्ञ सहायता लेना आवश्यक है, और आप प्रॉपर ढंग से कार्ब लोडिंग कर पाए इसके लिए आपके पास एक टीम होनी चाहिए। उस टीम को क्या होनी चाहिए, कार्ब लोडिंग की जानकारी होनी चाहिए। केवल आप अपनी ओर से अगर इन चीजों को करेंगे तो आपके लिए वो हानिकारक हो सकता है, या फिर उसके दुष्प्रभाव आपको देखने को मिल सकते हैं। तो कार्ब लोडिंग जितनी आप आसान प्रक्रिया समझते हैं उतनी आसान प्रक्रिया नहीं है। अगर आप उससे फायदा लेना चाहते हैं वो हर चीज को कैलकुलेट करके बाद में कितना ग्लाइकोजन आपने भंडार करना है और उस ग्लाइकोजन भंडार के साथ ट्रेनिंग कैसी रहेगी, वो चीज भी वहां पर साथ में मेंशन होना जरूरी है, फिर साथ में उसका ध्यान रखना जरूरी है, और सही समय के ऊपर आप अपनी प्रतियोगिता या फिर आप अपना जो इवेंट है उसको कंप्लीट करें। अलग अलग होगी आपकी जितनी मात्रा में आपको जितनी अवधि उसके हिसाब से लोडिंग होगी, सब में एक जैसी लोडिंग नहीं होगी, और उसके हिसाब से इंटेंसिटी रखी जाएगी। फिर अगला भाग है बाइकार्बोनेट सेवन, बाइकार्बोनेट इंजेक्शन। अब ये देखिए आपके किताब के अंदर या फिर सिलेबस के अंदर जो टॉपिक दे रखा है वो तो केवल इतना भर दे रखा है कि खेल गतिविधियों से संबंधित आहार। अब खेल गतिविधियों से संबंधित आहार के अंदर आप कुछ ऐसी अवधारणाएं पढ़ते हैं, जैसे कार्ब लोडिंग है, वहां से क्वेश्चन हमारे आ रहे हैं। कुछ अवधारणाएं ऐसी पढ़ते हैं कि जो खेलों के अंदर उपयोग की जा रही है। उसी तरह से एक अवधारणा कौन सी है, बाइकार्बोनेट सेवन या फिर बाइकार्बोनेट इंजेक्शन। अब ये क्या चीज है कि हमने बात की कि जो लॉन्ग ड्यूरेशन की जो गतिविधियां हैं उनके लिए तो हम कार्ब लोडिंग कर रहे हैं, लेकिन 400 मीटर का एथलीट है, 200 मीटर का एथलीट है, 800 मीटर का एथलीट, उनके लिए हम क्या कर रहे हैं, उनके लिए भी कोई ना कोई रणनीतियां होगी। तो वो रणनीति क्या रहेगी, बाइकार्बोनेट इंजेक्शन होगी। पिछले कुछ वर्षों में किए गए अध्ययन से यह स्पष्ट हुआ है कि प्रतियोगिता से 1-2 घंटे पहले, अब ये बिल्कुल एकदम प्रतियोगिता से पहले की बात की जा रही है, प्रतियोगिता से 1-2 घंटे पहले सोडियम कार्बोनेट का सेवन करने से 400 मीटर, 800 मीटर, 1500 मीटर जैसी अल्पकालीन सहन शक्ति गतिविधियों प्रतियोगिताओं में प्रदर्शन में उल्लेखनीय सुधार किया जा सकता है। कि 400 मीटर, 800 मीटर, 1500 मीटर के अंदर अगर आप बाइकार्बोनेट सेवन करते हैं तो उससे आपके प्रदर्शन के अंदर क्या होगा, सुधार होगा। और कितना समय पहले आपको यह करना है, 1 से 2 घंटे पहले, 1 से 2 घंटे पहले। आस्ट्रेड और रोडाल के अनुसार बाइकार्बोनेट सेवन 400 मीटर से 1500 मीटर जैसी एनारोबिक प्रतियोगिता में सुधार को बेहतर बना सकता है। अब वो तो किसके लिए, एरोबिक के लिए। कार्ब लोडिंग तो किसके लिए रहेगा, एरोबिक के लिए, और ये किसके लिए रहेगा, एनारोबिक के लिए रहेगा। एनारोबिक के अंदर भी 2 भाग है हमारे पास। जब ऊर्जा लेते हैं तो एनारोबिक के अंदर भी 2 भाग है, एक एटीपी है और एक कौन सा है, लैक्टेट सिस्टम है। और ये प्रमुख रूप से किसके ऊपर काम करेगा, लैक्टेट सिस्टम के ऊपर काम करेगा। ये इसके ऊपर काम नहीं करेगा क्योंकि ये 100 मीटर 200 मीटर कवर नहीं कर रहा। 100 मीटर 200 मीटर तो एटीपीपीसी से जाएंगे, और मध्य का जो भाग है एनारोबिक के अंदर वो लैक्टेट सिस्टम से जाएगा। 400 मीटर, 800 मीटर, 1500 मीटर, उनके अंदर ये सहयोग करेगा। तो कार्ब लोडिंग हमारे पास है एरोबिक के लिए, और एनारोबिक के लिए हमारे पास क्या है, बाइकार्बोनेट लोडिंग है।
ग्लेड हिल ने उल्लेख किया है कि बाइकार्बोनेट सेवन का 4 मिनट की अवधि वाली प्रतियोगिता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, परंतु उन्हें चेतावनी दी कि सेवन के लगभग 1 घंटे बाद कई खिलाड़ियों को दस्त, डायरिया जैसे दुष्प्रभाव की संभावना होती है। अब यहाँ पर कैसे आप प्रभावित इसको करेगा उसके अंदर हम पढ़ेंगे। उन्होंने सुझाया कि इसकी खुराक लगभग 300 मिलीग्राम किलोग्राम शारीरिक भार होनी चाहिए, कि शरीर का जो भार है उसके अनुसार 300 मिलीग्राम, जितना भी आपका भार है उसको 300 से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, होनी चाहिए। यानी 70 किलोग्राम वजन वाले खिलाड़ी के लिए लगभग 21 ग्राम। इसे 1.5 ग्राम आकार के कैप्सूलों के रूप में 2 घंटे की अवधि में थोड़े पानी के साथ धीरे धीरे लिया जाना चाहिए। सेवन के बाद वार्म अप और प्रतियोगिता करनी चाहिए। बाइकार्बोनेट सेवन या फिर सोडा लोडिंग, इसको क्या कहते हैं? सोडा लोडिंग कहते हैं। इसी को क्या कहेंगे? सोडा लोडिंग कहेंगे। बाइकार्बोनेट सेवन या फिर सोडा लोडिंग प्रतिबंधित दवाओं की श्रेणी में नहीं आती, लेकिन इसे व्यापक रूप से अनुशासित करने से पहले इसके प्रभाव तंत्र और संभावित दुष्प्रभावों पर अधिक अनुसंधान और परीक्षण आवश्यक हैं। अब इसका फायदा क्या होगा? इसका बाइकार्बोनेट लोडिंग का फायदा क्या है उसको भी देखिए। 400 मीटर, 800 मीटर और 1500 मीटर, इन 3 गतिविधियों में महत्वपूर्ण बात क्या है? इन 3 गतिविधियों में महत्वपूर्ण बात क्या है कि हम यहां पर जो ऊर्जा ले रहे हैं ना, लैक्टेट सिस्टम से ले रहे हैं। एनएरोबिक है, पूरी तरह से एनएरोबिक नहीं है, एटीपीपीसी वाला एरोबिक नहीं है, एनएरोबिक नहीं है, लेकिन लैक्टेट सिस्टम वाला एनएरोबिक है। जब ये गतिविधियां करेंगे हम, तो हम इन गतिविधियों को केवल 10 सेकंड के लिए नहीं कर रहे हैं, हम यहां पर इस अवधि को बढ़ा रहे हैं। अवधि को बढ़ाएंगे तो शरीर दूसरे स्रोत के अंदर जाएगा, दूसरे सिस्टम में जाएगा, लैक्टेट सिस्टम में जाएगा। जब हम लैक्टेट सिस्टम से ऊर्जा लेते हैं तो हमारे शरीर के अंदर लैक्टिक एसिड बनना शुरू होता है। हमारे शरीर के अंदर लैक्टिक एसिड बनना शुरू होता है। अब उस लैक्टिक एसिड का प्रभाव को कम करने के लिए, कि लैक्टिक एसिड जो है वो आपके जो रक्त है उसके पीएच के ऊपर हावी नहीं हो जाए, तो उसको मैनेज करने के लिए हम क्या करते हैं? सोडा लेते हैं। हम उस लैक्टिक एसिड को मैनेज करने के लिए बाइकार्बोनेट लोडिंग कर रहे हैं या फिर सोडा का हम सेवन कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या रहेगा? एसिड जो है वो कम रहेगा, या फिर लैक्टिक एसिड जो बिल्डअप हो रहा है उसको शरीर क्या करता रहेगा? निष्क्रिय करता रहेगा। तो हम लैक्टेट सिस्टम को अधिक समय तक प्रयोग कर पाएंगे। तो ये फायदा किस में देगा? 400 मीटर, 800 मीटर, 1500 मीटर के अंदर ये फायदा आपको पहुंचाएगा। तो एरोबिक के लिए क्या रहेगा? कार्ब लोडिंग रहेगा, और एनरोबिक खासतौर पर लैक्टेट सिस्टम के लिए कौन सा रहेगा? बाइकार्बोनेट लोडिंग रहेगा या फिर सोडा लोडिंग रहेगा। ये नवीन जानकारी है, इसको आप अभी तो खूब सारी जानकारी है, अभी तो इसको नहीं लिख पाएंगे, लेकिन जब आप पीडीएफ आपको मिले तो उसके अंदर से आप ये नोट डाउन इसके फैक्टर जरूर करना। जैसे 1-2 घंटे पहले, या फिर इसी को बाइकार्बोनेट लोडिंग को ही क्या कहा जाएगा? सोडा लोडिंग कहा जाएगा। कितने मिलीग्राम एक एथलीट जो है वो ले सकता है शरीर भार के हिसाब से, और 4 मिनट की अवधि वाली प्रतियोगिताओं के अंदर फायदेमंद है। 400 से लेकर 1500 की जो गतिविधियां हैं उनके अंदर ये फायदेमंद है। इन सब बातों को आप नोट डाउन कर लीजिएगा अपने नोटबुक के अंदर। अब ये अगर आप किताबों के अंदर देखने जाएंगे तो कोई नेट की किताब के अंदर मिल जाए तो मिल जाए, बाकी आपको किताबों के अंदर ये नहीं मिले, कहीं भी नहीं मिलेगा। हाँ, तो कोई बात नहीं, नोट डाउन कर लेना एक आधी चीज को। ये अगली भर्ती में, अब देखो बहुत सारी चीजें हैं कि जो समय से पहले जो चीजें, हर चीज समय से पहले अच्छी नहीं होती ना, तो ये समय से पहले वाली चीज है, अभी तक क्वेश्चन आए नहीं है इसके, तो ये सिर्फ केवल यहाँ पर ही करवाई जा रही हैं। अब किताब के अंदर लिख के दे दी, उसके बाद फिर वो है कि बच्चा इस चीज को नहीं समझता कि थोड़े आगे की चीज है, या फिर यहाँ पर आप आ गए हो, पढ़ रहे हो तो आप इस चीज को पढ़ लीजिए, लेकिन किताबों के अंदर जो ऐसी चीजें जो है वो थोड़ा किताब को नकारात्मक बना देती हैं। चलिए भाई, अभी क्या है कि राजस्थान में जो विद्यार्थी हैं शारीरिक से, उनका पाचन अभी इतना मजबूत है नहीं, तो अगर ये चीजें उनको दे दी ना तो बीमार हो जाएंगे वो। तो उनके हाजमे के हिसाब से उनको ठीक ठीक उतनी ही चीज दी जानी चाहिए कि जो उनको पर्याप्त रहे, जिसको वो हजम कर सके। तो अभी उनका जो डाइजेशन का लेवल है ना वो थोड़ा कम है। एक आधी भर्ती अभी और लगेगी, अभी फर्स्ट ग्रेड का एक पेपर और आएगा, थर्ड ग्रेड का एक पेपर और आएगा, सेकंड ग्रेड का एक पेपर और आएगा। तो अगले साल जब 2027 में इस समय जब रहेंगे तो तब उनका डाइजेशन अच्छा हो जाएगा, फिर ये चीजें उनके लिए रहेंगी। अभी 1-2 पेपर और लगेंगे जहां पर वो समझ पाएंगे कि अभी हमें थोड़ा और बेहतर करना है। फिर अगला है फ्लूइड लोडिंग, कार्ब लोडिंग, सोडा लोडिंग, और फिर एक अन्य तथ्य, एक अन्य कॉन्सेप्ट, अन्य अवधारणा फ्लूइड लोडिंग, जिसको हम तरल लोडिंग भी कहेंगे। अब यहां पर हम बात करेंगे पानी की। यहां पर बात किसकी करेंगे? पानी की करेंगे। खेलों में फ्लूइड लोडिंग का अर्थ है एथलेटिक गतिविधियों से पहले जानबूझकर अतिरिक्त तरल पदार्थ पीकर शरीर में पानी की मात्रा बढ़ाना, शरीर में पानी की मात्रा बढ़ाना। इस रणनीति का उपयोग
जल योजन स्तर हाइड्रेशन को बढ़ाने, गर्मी सहन करने में सहायता करने, लंबे और उच्च तीव्रता वाली प्रतियोगिताओं, विशेष रूप से सहनशीलता, आउटडोर या फिर कॉम्बैट खेलों के दौरान प्रदर्शन को बनाए रखने के लिए किया जाता है। मानक अनुशंसाओं स्टैंडर्ड रिकमेंडेशन में गतिविधि से 2-3 घंटे पहले लगभग 500 से 600 मिलीलीटर तरल पदार्थ पानी का सेवन करना शामिल है। कुछ प्रोटोकॉल तरल पदार्थ को बनाए रखने और रक्त की मात्रा बढ़ाने के लिए ग्लिसरॉल या फिर सोडियम का उपयोग करते हैं। अब फ्लूइड लोडिंग हम क्यों करते हैं? डिहाइड्रेशन से बचने के लिए। वो दोनों के दोनों क्यों कर रहे थे? उनका जो एक मूल कारण है ना, हम बात करें अगर कार्ब लोडिंग की, तो हम ग्लाइकोजन के भंडार को क्या करना चाहते हैं? बढ़ाना चाहते हैं। कि हम चाहते हैं कि प्रतियोगिता के दौरान हमारे पास एक हिटिंग द वॉल नाम से एक, आपने जब पढ़ा ये सेकंड में पढ़ा तो हिटिंग द वॉल पढ़ा कि एक ऐसी अवधि आती है कि जहां पर कार्बोहाइड्रेट आपके पास खत्म हो जाता है, ग्लूकोज खत्म हो जाता है और संचित कार्बोहाइड्रेट खत्म हो जाता है। उस समय व्यक्ति को चक्कर आने लगते हैं, क्योंकि वो एक स्लो सिस्टम के ऊपर, फैट के ऊपर स्विच होता है, फैट के ऊपर जाता है या फिर फैट से ऊर्जा लेना शुरू करता है। तो हम उस परिस्थिति से बचना चाहते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं? कार्ब लोडिंग करते हैं। सोडा लोडिंग जो है वो हम क्यों करते हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि जब 400 मीटर, 800 मीटर, 1500 मीटर दौड़े और हमारे शरीर के अंदर उस प्रक्रिया के फलस्वरूप जब लैक्टिक एसिड बनना शुरू हो, तो वो लैक्टिक एसिड हमारे रक्त को प्रभावित नहीं कर दे, रक्त का पीएच मान क्या नहीं कर दे? एसिडिक नहीं कर दे, या फिर हम उस सिस्टम को लगातार प्रयोग करते चलें। उसलिए हम सोडा लोडिंग कर रहे हैं। अब ये जो फ्लूइड लोडिंग है, ये हम क्यों कर रहे हैं? डिहाइड्रेशन से बचने के लिए, कि हमारी मांसपेशियों के अंदर ठीक ठीक मात्रा के अंदर क्या रहे? जल रहे। अगर मांसपेशियों के अंदर जल बढ़िया रहेगा तो उनके अंदर लचकता, उनके अंदर तन्यता जो है वो बनी रहेगी, इलास्टिसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहेगी। जैसे आप देखते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी कम होने का, या फिर खेल के अंतिम दौर के अंदर, अंतिम क्षणों के अंदर जब कोई किसी खिलाड़ी को चोट लगती है, या हम कहें किसी खिलाड़ी के अंदर मांसपेशियों में खिंचाव आने लगता है, तो वो क्यों आने लगता है? जब आप बहुत ऐसे वातावरण में खेल जो ह्यूमिड है, जहां पसीना बहुत ज्यादा आ रहा है, तो आप लगातार क्या कर रहे हैं? बॉडी फ्लूइड को खो रहे हैं। तो वहां पर आपको लगातार पानी पीते रहना होगा। अगर आप पानी नहीं पिएंगे, बहुत ज्यादा पसीना निकला और पसीने की वजह से शरीर के अंदर जल की मात्रा कम हुई, तो जल की मात्रा कम होने की वजह से मांसपेशियों में खिंचाव जो है वो आ सकता है। और जब खास तौर पर जब हम गर्म वातावरण के अंदर खेल रहे हैं, तो हमें लगातार पानी जो है वो पीते रहना होगा, फ्लूइड की पूर्ति जो करते रहना होगा। और अगर हमें पता है कि हम गर्मी के अंदर खेलने के लिए जा रहे हैं, तो हमें पहले से अच्छी मात्रा के अंदर पानी जो है वो पीकर जाना होगा। तो उसको हम क्या कहेंगे? फ्लूइड लोडिंग कहेंगे। खेलों में आहार संबंधित प्रमुख सिद्धांत। अब किन किन बातों का आपको, ये केवल कॉमन सेंस की बातें हैं कि जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। प्रशिक्षण, स्वास्थ्य लाभ और दैनिक शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा सेवन सुनिश्चित करें, कि आप जितनी ऊर्जा आपको चाहिए, जितनी कैलोरीज आपको चाहिए, उतनी कैलोरीज आप कंज्यूम करेंगे। प्रदर्शन, स्वास्थ्य लाभ और अनुकूलन को बढ़ावा देने के लिए 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के संतुलित सेवन को प्राथमिकता दें। अब एक अन्य बात कि एक साधारण व्यक्ति के लिए तो क्या प्रतिशत रहेगा? 57% कार्बोहाइड्रेट का, 13% प्रोटीन का और फैट का 30%। फैट का। अब जब एक खिलाड़ी इन अवधारणाओं को उपयोग करेगा, तो खिलाड़ी के लिए परिवर्तन कैसे हो जाएगा? ये भाग जो है, ये भाग 60 से 65 के आसपास चला जाएगा, 60 से 70 के आसपास चला जाएगा। प्रोटीन जो है यहाँ पर 30% आ जाएगा, और ये प्रतिशत भाग 10% के आसपास आ जाएगा। खिलाड़ी के लिए उल्टा हो जाएगा, खिलाड़ी के लिए परिवर्तन हो जाएगा। अब इनमें जो सबसे ज्यादा पूछे जानी बात है ना, वो क्या है? प्रोटीन वाली बात है। कि हमने क्या पढ़ा था, याद करो आप, कि जब एक सामान्य व्यक्ति प्रोटीन इंटेक लेगा तो कितना लेगा? 1 ग्राम शरीर भार के हिसाब से लेगा, या फिर 0.8 ग्राम लेगा। लेकिन जब वो खेलों के अंदर भाग ले रहा है, तो सेम अवधि, सेम कितनी हो जाएगी? डबल हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो यहां पर 13 से हम कहां चले जाएंगे? 30 चले जाएंगे। 13 से कहां चले जाएंगे? 30 चले जाएंगे। तो जब खिलाड़ी शारीरिक गतिविधियों में भाग ले रहा है, ट्रेनिंग कर रहा है, तो ट्रेनिंग के साथ इस एक चार्ट के अंदर सबसे बड़ा परिवर्तन जो आएगा, जो लगभग डबल होगा, वो क्या होगा? प्रोटीन की मात्रा डबल होगी। बात सेम की सेम है। अगर इस बात को इस तरह दर्शाओ, या फिर मैं कहूं कि एक सामान्य व्यक्ति को शरीर भार के अनुसार कितना प्रोटीन चाहिए होता है, तो 0.8 ग्राम चाहिए उसके प्रति किलोग्राम भार के हिसाब से, और खिलाड़ी को कितना चाहिए? 2 चाहिए, 2 ग्राम प्रति किलोग्राम शरीर भार के चाहिए। बात तो वो सेम की सेम है, लेकिन उसको हम दर्शा इस तरह से भी सकते हैं
कि खिलाड़ी को कितनी मात्रा प्रोटीन आपकी डाइट के अंदर, जो कुल कैलोरीज वो ले रहा है उसका कितना प्रतिशत भाग जो है वो किससे आना चाहिए, प्रोटीन से आना चाहिए। तो वो 30% रहेगा कि 30% आप कुल भोजन का प्रोटीन लेंगे। ये बात आपको यहां पर ध्यान रखनी है भाई। एग्जाम के अंदर 30% आया हुआ है। और अब यहां पर ये तो है सामान्य व्यक्ति के लिए, और ये किसके लिए है, खिलाड़ी के लिए। और जैसे जैसे मान लीजिए कि आप प्रतियोगिता थोड़ी दूर है, प्रतियोगिता से थोड़ी दूर है, तो फैट की मात्रा रहेगी, और जैसे प्रतियोगिता के नजदीक जाते रहेंगे ये मात्रा बढ़ने लगेगी, फैट की मात्रा थोड़ी और कम होने लगेगी। तो ये ऐसा नहीं है कि हमेशा एक जैसा रहेगा, इसके अंदर भी फेरबदल लगातार किए जाते रहेंगे, कभी कम कभी ज्यादा, वो खिलाड़ी की स्थिति के हिसाब से हम कम ज्यादा करते रहेंगे। लेकिन हाँ, ये जरूरी है कि प्रोटीन जो है ना वो ज्यादा रहेगा, एक सामान्य व्यक्ति से तुलना में दुगना प्रोटीन जो है वो एक खिलाड़ी कंज्यूम करेगा। फलों, सब्जियों, साबुत अनाज, लीन प्रोटीन और स्वस्थ वसा के विविध मिश्रण का सेवन करके सूक्ष्म पोषण तत्वों, विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट की सभी जरूरतों को पूरा करें। जो भी आपके शरीर में जरूरतें हैं उनको आपने पूरा करना है। प्रदर्शन, ऊर्जा उपलब्धता और मांसपेशियों की रिकवरी को अधिकतम करने के लिए व्यायाम के आसपास भोजन और नाश्ते का समय निर्धारित करें। और व्यायाम करने के बहुत ज्यादा देर तक आप क्या नहीं रहे, भूखे नहीं रहे, क्योंकि व्यायाम करने के बाद आपके शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो उसके बाद आपने भोजन करना है, जिससे आपकी रिकवरी प्रोसेस जो है वो डिले नहीं हो, रिकवरी प्रोसेस बहुत देर से शुरू नहीं हो। व्यायाम के तुरंत बाद आपने भोजन करना है, कूल डाउन वगैरह करने के बाद, ताकि आप शरीर जो है वो रिकवरी प्रोसेस जल्दी से जल्दी शुरू कर सके, क्योंकि आप उसके बाद दोबारा व्यायाम भी तो करेंगे। अब दोबारा व्यायाम आपका 6 घंटे बाद, 8 घंटे बाद आ रहा है, तो अगर मान लो कि आपने ट्रेनिंग करने के बाद 4 घंटे बाद कुछ नहीं खाया, तो आपकी रिकवरी प्रोसेस जो शुरू होगी वो 4 घंटे बाद शुरू होगी। अगले व्यायाम के लिए, अगले अभ्यास के लिए आपको रिकवरी का टाइम क्या मिलेगा, कम मिलेगा। फूड फर्स्ट के सिद्धांत को अपनाएं। अब यहां पर ये सिद्धांत का नाम फर्स्ट फूड नहीं है, फास्ट फूड नहीं है, ये फूड फर्स्ट है। फूड फर्स्ट सिद्धांत को अपनाएं। पूरक आहार, सप्लीमेंट्स केवल तभी ले जब आवश्यकता हो और विशेषज्ञ द्वारा सलाह दी गई हो। अब यहां पर क्या कहा जा रहा है कि आप पहली प्राथमिकता तो किसको दें, भोजन को दें, कि भोजन आप ऐसा ग्रहण करें कि जिसके अंदर सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, जिसके अंदर प्रोटीन, फैट, मिनरल और विटामिन, कार्बोहाइड्रेट भरपूर मात्रा में होने चाहिए। पहली प्राथमिकता ये करें कि आप भोजन के अंदर ही सारे के सारे न्यूट्रिएंट या फिर पोषक तत्व हैं ग्रहण करें। अगर भोजन के अंदर आप किसी चीज को नहीं ले पा रहे हैं, फिर आप सप्लीमेंट को ऐड कर सकते हैं। केवल आप सप्लीमेंट के ऊपर आश्रित नहीं हो जाएं कि आप केवल सप्लीमेंट ले रहे हैं और भोजन नहीं कर रहे हैं, वो कार्य आपको यहां पर नहीं कर रहे हैं। तो फूड फर्स्ट का सिद्धांत क्या कहता है कि पहले आप भोजन करें, भोजन को बेहतर करें, फिर भोजन के अंदर कोई कमी रह जाती है तो फिर आप क्या कर सकते हैं, इसके अतिरिक्त अन्य चीज को जोड़ सकते हैं, फिर सप्लीमेंट को जोड़ सकते हैं। सप्लीमेंट के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, देखो ये चीजें तो आती हैं, प्रोटीन आएगा, क्रेटीन आएगा, ये सप्लीमेंट के अंदर आती है। लेकिन कि आप जो मल्टीविटामिन गोलियां लेते हैं ये भी सप्लीमेंट है। छोटी से छोटी चीज और बड़ी से बड़ी चीज को जो शरीर की खाने से जरूरतें पूरी करेंगे। अब मल्टीविटामिन ले रहे हैं वो भी क्या है, या फिर मिनरल के लिए कोई गोलियां ले रहे हैं, या फिर आप कहिए प्रोटीन आप इनटेक कर रहे हैं, एक्स्ट्रा वे प्रोटीन आप ले रहे हैं, क्रेटीन ले रहे हैं, ये सारे के सारे सप्लीमेंट के अंदर आएंगे। ये डोप के अंदर नहीं आएंगे, ये सप्लीमेंट के अंदर आएंगे। तो सप्लीमेंट वो चीज है, सप्लीमेंट क्या है कि अब इनको हम आमतौर पर हम डोप समझते हैं, डोपिंग की श्रेणी के अंदर हम समझते हैं, ये हमारा मिसकंसेप्शन है, हमारे मिथक है ये। लेकिन ये डोपिंग के अंदर नहीं आएंगे, ये सप्लीमेंट के अंदर आएंगे। जैसे आप एग्जाम के अंदर जाते हैं, 35 नंबर आपको पास होने के लिए चाहिए, लेकिन आपके नंबर 33 आए, तो आपको सप्लीमेंट एग्जाम देना होता है कि आप ये कमी रह गई इसको पूर्ति कर लीजिए इस एग्जाम के माध्यम से। ठीक वही चीज सप्लीमेंट के साथ भी है कि आपने भोजन किया, इतना आपको न्यूट्रिएंट्स चाहिए थे, इतने पोषक तत्व आपको चाहिए थे, वो पूरे नहीं हो पाए, तो इनकी पूर्ति के लिए आप क्या कर लीजिए, ये टेबलेट ले लीजिए या फिर ये सप्लीमेंट जो कंज्यूम कर लीजिए। वो पूर्ति कर रहे हैं सिर्फ वहां पर कि जो आपको चाहिए उसकी पूर्ति की जा रही है। डोपिंग एक अलग चीज है, डोपिंग और सप्लीमेंट को एक साथ जोड़कर आपने नहीं देखना, दोनों अलग अलग अवधारणाएं। डोपिंग क्या है कि वो माध्यम, वो तरीके, वो दवाइयां जिनका प्रयोग कोई खिलाड़ी अपने साथी खिलाड़ी पर एडवांटेज के लिए उपयोग करता है। ये जो चीज है सप्लीमेंट, सप्लीमेंट जो है वो खेलों के अंदर क्या है, प्रतिबंधित नहीं है। सप्लीमेंट आप ले सकते हैं, सप्लीमेंट आपके शरीर की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं, केवल ये खिलाड़ी के पर बेनिफिट के लिए नहीं लिए जा रहे हैं। खेल के प्रकार, प्रशिक्षण चरण, एथलीट की आयु, लिंग, स्वास्थ्य स्थिति और प्रदर्शन लक्ष्यों के आधार पर पोषण रणनीतियों को व्यक्तिगत बनाएं। कि
रोनाल्डो ये भोजन कर रहा है तो मैं भी ये भोजन करूंगा, विराट कोहली ये भोजन कर रहा है तो मैं भी ये भोजन करूंगा। तो विराट कोहली के हिसाब से आप भोजन नहीं करेंगे। आप जो भोजन करेंगे वो आपकी जरूरतों के हिसाब से करेंगे कि आपका रूटीन कैसा है, आपकी आयु कैसी है, आप कितना कार्य कर रहे हैं, और जिस तरह का आप कार्य कर रहे हैं उस तरह के कार्य के लिए कैसा भोजन चाहिए। तो आपका भोजन व्यक्तिगत होना चाहिए, पर्सनल होना चाहिए, न कि आप देखकर किसी को भोजन करेंगे। जल्दी से खाए जाने वाले या फिर सन की आहार की तुलना में, सन की आहार यानी कि अब ये ट्रांसलेशन जो किया गया है उसमें ये नाम जो है वो ठीक यहाँ पर कौन से हैं कि जो एकदम से आपके ब्लड शुगर को बहुत बढ़ा देते हैं, एकदम से ब्लड शुगर को बहुत बढ़ा देते हैं। लगातार दीर्घकालीन स्वस्थ खाने के पैटर्न पर जोर दें कि आप लगातार कभी ये खाया कभी ये खाया कभी ये खाया, कि आप लगातार क्या कर रहे हैं, चेंज करते जा रहे हैं। उसकी बजाय आप एक तरह का भोजन लगातार खाएं। एक तरह का भोजन खाएंगे तो आपको एक तो परिचय होगा कि ये भोजन मेरे शरीर के ऊपर क्या प्रभाव डाल रहा है, एक तो आपको ये जानकारी होगी मुझे किस मात्रा में ये भोजन ग्रहण करना है, वो जानकारी भी आपको हमेशा साथ साथ रहेगी। तो आप रोज अलग अलग भोजन करने के बजाय एक जैसा भोजन लगातार करेंगे। प्रदर्शन फीडबैक, प्रशिक्षण परिवर्तन या फिर स्वास्थ्य आवश्यकताओं के अनुसार नियमित रूप से आहार सेवन की योजना बनाएं, उनका आकलन करें और उनसे संशोधित करें। सेम जो अभी बात हमने कही कि आपका शरीर जो है वो कैसे कार्य कर रहा है उसके अनुसार आप एक डाइट चार्ट बनाएं, उस डाइट चार्ट को फॉलो करें। उस फॉलो करने में आपको क्या दिक्कत आ रही है, क्या फायदे हो रहे हैं, वो फीडबैक भी आप वापस प्रोवाइड करवाएंगे। उसके अनुसार आप क्या करते रहेंगे, संशोधन करते रहेंगे, और फिर अंत में आपको एक ऐसी डाइट मिल जाएगी बहुत जल्दी कि जो आपके लिए बहुत ठीक ढंग से काम कर रही है। केवल व्यायाम के दौरान ही नहीं बल्कि पूरे दिन हाइड्रेशन बनाए रखें और आवश्यकता अनुसार पसीने की कमी को पानी और इलेक्ट्रोलाइट से पूरा करें। और न केवल व्यायाम के दौरान, अब एक चीज ये भी है कि आप कभी भी नोटिस करना कि जो बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, जो शरीर का बहुत अच्छा ध्यान रखते हैं, वो हमेशा, चाहे वो सामान्य खेलने के दौरान तो वो हाइड्रेट अपने आप को करते रहेंगे, लेकिन अब खेलने के दौरान आप कितना पानी पी सकते हो, खेलने के दौरान कितना पानी पी सकते हो, क्योंकि वहां पर आपके पास वो सुविधा नहीं होगी कि बहुत ज्यादा पानी आप पियो। क्यों? क्योंकि वो खेलने के अंदर आपको असहज महसूस होगा। तो खेलने का जो हिस्सा है वो तो बहुत कम हिस्सा है, लेकिन अतिरिक्त जो पूरे दिन के हिस्से हैं उनके अंदर खूब सारा पानी वो पीते हैं, जिससे खेलने के दौरान उनको क्या मिलती है, मदद मिलती है। फिर अंतिम दौर के अंदर एक शब्द आता है कैलोरी, एक शब्द आता है कैलोरी। लैटिन भाषा के कैलोर शब्द से ये अर्थ है, कैलोर शब्द से ये बना है जिसका अर्थ क्या है, ऊष्मा या फिर हीट। कैलोरी शब्द लैटिन भाषा के कैलोर शब्द से उत्पत्ति, जिसका अर्थ है ऊष्मा। ऊर्जा का उपयोग लगभग हमेशा गर्मी उत्पन्न करता है। ऊर्जा का उपयोग जो है वो हमेशा क्या करेगा, गर्मी उत्पन्न करेगा। पोषण में ऊर्जा को कैलोरी के रूप में मापा जाता है कि हम जब यहां पर कि इसके अंदर कितनी कैलोरी है, कितनी ऊष्मा है, कितनी हीट है भोजन के अंदर, तो वो कैलोरी के अंदर हम उसको डिस्क्राइब करेंगे। एक कैलोरी को 1 ग्राम पानी के तापमान को 14.5 डिग्री से 15.5 डिग्री 14.5 डिग्री से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आवश्यकता अनुसार ऊर्जा के रूप में परिभाषित किया जाता है। अब यहां पर थोड़ा ध्यान रखना है आपने कि कैलोरी को हम परिभाषित कैसे करेंगे। एक बात तो ये समझ लेना कि कैलोरी क्या है, ऊष्मा है, गर्मी है, हीट है, लेकिन ये हीट है कितनी, या फिर हम कहें कि ये जो ऊष्मा है ये ऊष्मा कितनी है, ये ऊष्मा उतनी ही है, ठीक उतनी है जितना 1 ग्राम पानी को 1 कैलोरी जो है वो 1 ग्राम पानी का तापमान जो है वो कितना बढ़ा सकती है, 14.5 से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा सकती है। ये जो 14.5 से 15.5 डिग्री है ना, ये महत्वपूर्ण है। ये एक संख्या महत्वपूर्ण है कि अब 1 से 2 डिग्री नहीं बढ़ाएगा। 1 से 2 डिग्री, जैसे मान लो कि मैं आपको कहूं यहां पर डिग्री तो एक ही बढ़ रही है, लेकिन वो डिग्री उस तापमान की विशेषता है। जैसे मैं कहूं कि 10 विद्यार्थी हैं, 10 विद्यार्थियों को आपने पढ़ाना है, या 5 विद्यार्थी है, 5 विद्यार्थियों को आपने पढ़ाना है। एक विद्यार्थी के नंबर 100 नंबर का टेस्ट होगा और एक विद्यार्थी के नंबर 5 से 15 आने चाहिए, 5 आए या 5 से 15 आने चाहिए। एक विद्यार्थी के नंबर जो है वो 25 से 30 आने चाहिए, एक विद्यार्थी के नंबर जो है वो 60 से 65 आने चाहिए, एक के जो 70 से 75 आने चाहिए, एक 85 से 95 आने चाहिए। तो नंबर तो 10 ही बढ़ रहे हैं, लेकिन आप किसको पढ़ाओगे, कौन सा काम आपके लिए आसान रहेगा, 5 से 15 वाला आसान रहेगा आपके लिए काम, नंबर तो 10 ही बढ़ रहे हैं। ठीक उसी तरह से अब यहां पर केवल 1 डिग्री को नहीं देखना है, यहां पर महत्वपूर्ण क्या है, ये 14.5 से 15.5 डिग्री तापमान बढ़ेगा। ये एग्जैक्ट वही तापमान है कि इतना ही तापमान बढ़ेगा। अब जैसे मान लो कि मैं कहूं कि 36 से 37 डिग्री बढ़ेगा, तो वो एक अलग डिग्री का तापमान होगा, और 14.5 से 15.5 क्या रहेगा, अलग डिग्री का तापमान होगा।
ऊर्जा का उपयोग लगभग हमेशा गर्मी उत्पन्न करता है। पोषण ऊर्जा को कैलोरी के रूप में मापा जाता है। एक कैलोरी को 1 ग्राम पानी के तापमान को 14.5 से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊर्जा के रूप में परिभाषित किया जाता है। लोग बड़ी मात्रा में ऊर्जा का उपयोग करते हैं, इसलिए पोषण विशेषज्ञ इसकी बड़ी इकाई का उपयोग करते हैं। 1 किलो कैलोरी KCl 1000 कैलोरी के बराबर होती है। चीजों को सरल बनाने के पोषण विशेषज्ञ KCAL की गणना 1 कैलोरी के रूप में करते हैं। 1 कैलोरी के रूप में ये करेंगे। जो हम यहाँ पर, अब जैसे मान लीजिए कि ये आप यहाँ पर एक डायग्राम देख रहे हैं, ये डायग्राम आपको लगभग हर जगह पर लिखा हुआ मिल जाएगा। तो जैसे ये डायग्राम आप यहाँ पर देख रहे हैं, उसके अंदर क्या क्या चीजें लिखी हुई मिलती हैं, क्या क्या चीजें यहाँ पर लिखी हुई मिलती हैं। कभी आपने नोट किया कि ऐसा आप जो भोजन करते हैं, या फिर कभी प्रोटीन खाया, कभी आपने मूंगफली खरीद कर खाई, या जो भी आपने बाजार से सामान लिया, उसमें क्या क्या चीजें लिखी हुई मिलती हैं इस एक बॉक्स के अंदर आपको। देखिए, एक सबसे पहली चीज तो आपको क्या मिलती है कि उसका सर्विंग साइज क्या है, कि साइज या फिर उसके अंदर कंप्लीट कितनी मात्रा है। उस मात्रा के अनुसार फिर वो बताएंगे कि 100 ग्राम के अंदर वो हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि अब यहाँ पर तो कुल अमाउंट बताई जा रही है कि सर्विंग साइज 1 कप 227 ग्राम, कि हम एक सर्विंग के अंदर कितनी वैल्यूज हम दे रहे हैं। तो टोटल फैट इसमें कितना रहेगा, 9 ग्राम रहेगा। सैचुरेटेड कितना रहेगा, ट्रांस फैट कितना, कोलेस्ट्रॉल, सोडियम, कार्बोहाइड्रेट, इसके अंदर फाइबर और टोटल शुगर्स कितने रहेंगे, फिर प्रोटीन कितना रहेगा इसके अंदर, विटामिन डी, कैल्शियम, आयरन, ये तमाम चीजें लिखी होती है। और साथ में यहाँ पर डेली वैल्यू भी लिखी है, यहाँ पर डेली वैल्यू भी लिखी हुई मिलती है। डेली वैल्यू क्या है कि आप इस एक पैकेट के अंदर या फिर इस एक भोजन के अंदर जो एक सामान्य व्यक्ति के द्वारा ली जाने वाली मात्रा है, उसका कितना प्रतिशत आप यहाँ पर कंज्यूम कर ले रहे हैं। जैसे यहाँ पर अगर बात करें सैचुरेटेड फैट, तो अगर ये व्यक्ति अगर 100% 100 आंकड़ा है, तो उसमें से ये एक भोजन करने के बाद उस दिन में 23% उसकी पूर्ति उससे कर लेगा। फैट 23% फैट उसके पास आ जाएगा कि जो वो पूरे दिन में उसको कंज्यूम करना है। तो ये जो बॉक्स आप देखते हैं उसके अंदर एक तो उसकी मात्रा लिखी हुई मिलती है, या फिर उस पैकेट के अंदर, उस भोजन के अंदर कौन कौन से पोषण तत्व जो है किस मात्रा के अंदर हैं, और उनकी डेली रिकमेंडेड वैल्यू जो है उसके अनुसार वो कितनी मात्रा आपको यहाँ पर दे रहे हैं। वो सारी चीजें आपको इस एक पोस्टर के ऊपर लिखी हुई मिलती है, और इसके अंदर कैलोरीज भी लिखी हुई मिलती है कि कितनी कैलोरी जो है वो ये आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। जैसे यहाँ पर कैलोरीज लिखी हुई है, तो कितने कैलोरीज आपको ये प्रोवाइड करवा रहे हैं। अब जो कैलोरी है, आप जो कैलोरी शब्द प्रयोग करते हैं कि इसमें 10 कैलोरी है, 12 कैलोरी है, वो एक्चुअल के अंदर है या किलो कैलोरी है। तो एक्चुअल में है क्या, KCAL, उसको लिखा गया किलो कैलोरीज, KCAL, किलो कैलोरीज उसको लिखा जाता है। तो यहाँ पर हमारा भोजन संबंधी जो टॉपिक है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। कोई डाउट आपके हैं तो पूछिए भाई फटाफट। भोजन संबंधी जो टॉपिक है उसमें कोई डाउट आपके हैं तो पूछिए आप। देखिए, 1 ग्राम पानी, अब 1 ग्राम पानी को गर्म करने के लिए आपको 1 कैलोरी चाहिए होती है। 1 कैलोरी आपको चाहिए होती है। 1 कैलोरी जो है वो उस 1 ग्राम पानी का तापमान, अब हम कह रहे हैं कि कैलोरी जो है वो ऊष्मा है, हीट है, तो वो ऊष्मा या फिर हीट जो है ना वो उस कितने पानी का कितना तापमान बढ़ाएगी। अगर मान लीजिए कि हम ऊष्मा की बात कर रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि 1 कैलोरी के अंदर कुछ ऊष्मा होती है, कुछ हीट होती है, तो वो हीट जो है ना वो कितने ग्राम पानी का तापमान कितना। जैसे मान लो कि मैं कह लूं कि 1 ग्राम पानी ना होकर यहाँ पर 100 लीटर पानी हो, तो 100 लीटर पानी का तापमान बढ़ाने के लिए आपको ज्यादा ऊर्जा चाहिए। कि जैसे कुछ ऐसा मानिए कि अगर मान ली आपको पूरे घर के लिए पानी गर्म करना है, सबके लिए 1-1 गिलास पानी गर्म करना है, तो उसके लिए ऊर्जा ज्यादा लगेगी या कम लगेगी। या एक आप अपने लिए 1 गिलास पानी गर्म कर रहे हैं, ज्यादा ऊर्जा किस में लगेगी, तो ज्यादा के लिए। तो यहाँ पर पानी की मात्रा भी जरूरी है और कितना तापमान बढ़ रहा है वो भी जरूरी है। तो 1 कैलोरी 1 ग्राम पानी का 14.5 से 15.5 डिग्री तापमान बढ़ाएगा। उसमें उतनी ही ऊष्मा है जो, अगर मान लो कि 1000 कैलोरी कितना बढ़ाएंगी, फिर 1000 कैलोरी कितना बढ़ाएंगी, अगर 1 कैलोरी इतना बढ़ा रही तो 1000 कैलोरी कितना बढ़ाएंगी, 1000 कैलोरी कितना बढ़ाएंगी। 1 ग्राम को 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 लीटर हो गया। तो 1 लीटर का तापमान कितना बढ़ेगा, 14.5 से 15.5। तो ये 14.5 15.5 हमेशा फिक्स रहेगा। बस ये मात्राएं जितने प्रतिशत में ये मात्रा बढ़ेगी उतने प्रतिशत में ये मात्रा बढ़ेगी। ये आपको ध्यान रखना है कि 1 कैलोरी में उतनी ऊष्मा होती है जितना 1 ग्राम पानी के तापमान को 14.5 से 15.5 डिग्री
बढ़ा दे। सेल्सियस यहाँ पर, सेल्सियस को भी ध्यान रखना, फ़ारेनहाइट नहीं है, सेल्सियस है, ध्यान रखना ये भी आपने। फ़ारेनहाइट नहीं है ये, फ़ारेनहाइट जो आप तापमान का मापन करते हैं वो फ़ारेनहाइट के अंदर है, और जो तापमान का शरीर के तापमान का फ़ारेनहाइट के अंदर आप आमतौर पर मापन करते हैं जो 98.6 नॉर्मल है, और जो टेम्परेचर का मापन करते हैं वो आप सेल्सियस के अंदर मापन करते हैं। चलिए भाई, कोई डाउट इसके अंदर?